रघु बहुत मेहनती था और रोज टैक्सी चलाया करता था। रोज की तरह पूरे दिन की मेहनत के बाद अपनी टैक्सी लेकर घर आता और आकर अपनी माँ से कहता है, माँ कहाँ हो माँ? माँ जल्दी आओ ना, भूख लगी है माँ, खाना लगा दो जब तक फ्रेश होकर आता हूँ मैं। हाँ ला रही हूँ बेटा। रघु फ्रेश होकर आता है। उसकी माँ थाली में खाना परोस के उसको देती है और उसके पास बैठकर उससे पूछती है, बेटा कैसा रहा आज का दिन? कोई बात तो नहीं हुई? नहीं माँ, क्या बात होगी, हम छोटे लोग हैं, अपना काम करके पैसे ले लेते हैं, बस आगे और कुछ नहीं। हाँ, शायद लोग हमको उतनी इज्जत नहीं देते माँ जितनी हमें देनी चाहिए, पर कोई बात नहीं माँ, ये सब तो चलता रहता है। रघु और उसकी माँ खाना खाकर अब सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन रघु रोज की तरह अपनी टैक्सी चलाने के लिए घर से निकलता है और अपनी माँ से जाते हुए बोलता है, माँ मैं जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ। इतना कहकर वो अपनी टैक्सी लेकर काम के लिए निकल जाता है। पूरा दिन टैक्सी चलाकर शाम के समय जब वो वापस आ रहा था तो ट्रैफिक सिग्नल पर वो अपनी टैक्सी निकाल रहा होता है। तभी अचानक एक आशा नाम की लड़की उसकी टैक्सी के सामने आ जाती है, जिसको बचाने के लिए वो ब्रेक लगा देता है और उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन उसके अनजाने में हुई ये गलती, जो शायद गलती थी भी नहीं, उसके लिए वो लड़की उससे कहती है, ओ बदतमीज, बाहर निकल गाड़ी से। रघु अब घबराकर टैक्सी से बाहर आता है और उससे बोलता है, माफ कीजिएगा मैडम, पर मैंने तो टाइम पर ब्रेक लगा दी थी, गाड़ी ने छुआ भी नहीं आपको। हाँ बे, तुझे पता है कि लगी है नहीं? तेरे जैसे लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो लेके क्यों निकलते हो? इसमें मेरी क्या गलती है? आप बीच रोड पे आई हो और चिल्ला क्यों रही हो ऐसे? हाँ, तेरे कहने पर होगा सब। एक तो गाड़ी चढ़ा दी मेरे ऊपर से बकवास भी कर रहा है। तुझे तो मैं बताती हूँ। आशा रघु को बीच रोड पर मारने लगती है। सभी लोग वहाँ खड़े तमाशा देखते हैं। उस बेकसूर टैक्सी ड्राइवर की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। वो उसको कभी थप्पड़ मारती तो कभी कॉलर से पकड़कर इधर उधर घसीटती, तो कभी टैक्सी को पैरों से मारती। साथ ही उसका फोन भी उसने तोड़ दिया, पर कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। अब पास खड़े लोग फोन में इस घटना का वीडियो बना लेते हैं और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह आग की तरह फैल जाती है। दूसरी तरफ सभी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करने के बाद आशा कहती है, आज तो तू गया बेटा, तेरे खिलाफ तो मैं पुलिस में केस करूंगी। तू जैसा ड्राइवर, कोई औकात नहीं है तेरी, निहायती बेशरम कहीं का। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और रघु बीच रोड पर बेसुध बेसहारा सा खड़ा रह जाता है। बिना किसी गलती के उस बेचारे ने सरेआम अपनी इज्जत को एक ऐसी लड़की के हाथों गवाया, जिसने शायद अपने घर वालों की इज्जत भी करनी नहीं सीखी हो। खुद को संभालते हुए वो अपने घर पहुँचता है, लेकिन इस घटना की चर्चा अब हर जगह होने लगी। मीडिया को खबर मिली लड़की की इस हरकत को कोई सही कह रहा था तो कोई गलत। दूसरी तरफ रघु की इस हालत को देखकर उसकी माँ कहती है, बेटा क्या हुआ? किससे लड़के आया है? क्या हुआ बता ना, मुझे घबराहट हो रही है। माँ, माँ, क्या क्या इज्जत लड़कियों की होती है? लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती। हाँ, हमें कोई भी बेइज्जत करके चला जाता है, हम कुछ बोल तक नहीं पाते। माँ, इस समाज ने औरतों को इतना महत्व क्यों दिया है? माँ, जब गलती आदमी की ना हो फिर भी आदमी ही बेइज्जत होता है। माँ, आज मैंने कुछ नहीं किया था, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे बेइज्जत किया क्या? माँ क्यों? माँ क्यों? रघु रोता रोता वहीं बैठ जाता है और इस सारी घटना अब इतनी ज्यादा फैल जाती है कि ये सुनकर रघु का दोस्त गौतम उसके घर आता है और रघु को ऐसे टूटता हुआ देखकर उससे कहता है, रघु तू रो क्यों रहा है? भाई वो लड़की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकती है। तेरे साथ मैं हूँ और वो हर लड़का जो अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना जानता है। हम पुलिस वाले के पास जाएंगे और कंप्लेंट करेंगे। अरे क्या हुआ बेटा, मुझे भी बताओ, कैसी कंप्लेंट, क्या हुआ? शीतल को गौतम सब बताता है और फिर तीनों पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। पर उस लड़की की कंप्लेंट पहले से दर्ज हो चुकी थी और पुलिस रघु के बिना सुने ही उसको वहां आने पर लॉकअप में कैद कर लेती है। शीतल पुलिस वालों से कहती है, साहब मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, उसको छोड़ दो। पुलिस उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ आशा घर पहुंचती है, जहां उसकी दोस्त वैशाली आई हुई थी। ये खबर फैलने के बाद आशा के आते ही वो उससे कहती है, आशा यार, ये तू क्या कर आई है? तेरी ये हरकत पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह। सीरियसली, अब उस टैक्सी ड्राइवर जैसे तुझ जैसे लोगों को सबक मिलेगा कि किसी लड़की से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। आखिरकार हम लड़कियां किसी से कम थोड़ी ना है।
मैंने तो उसकी कंप्लेंट भी कर दी है पुलिस से, और पुलिस वाले हम लड़कियों को ज्यादा महत्व देते हैं लड़कों से। आशा की सारी बातें वहीं खड़ा उसका पति अमन सुन रहा था, जिसने इस पूरी घटना के बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी कि गलती किसकी है और सजा किसको मिली। वो आशा के पास आता है और कहता है, वाह आशा वाह, एक आदमी को सरेआम बेइज्जत करके नारी शक्ति का बहुत सही उदाहरण दिया है तुमने। तुम जैसी औरतें ही तुम्हारे हक के लिए बनाए कानून का गलत फायदा उठाती हैं। अमन का ऐसा कहना आशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उससे कहती है, तुम मेरे पति हो और उस 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर की साइड ले रहे हो। तुम्हारा पति होने से पहले एक आदमी हूँ, और इंसान की इज्जत उसकी हैसियत देख के नहीं करी जाती, समझी। उस 2 कौड़ी के इंसान की भी इज्जत है इस दुनिया में। इसको तुमने अपनी झूठी ईगो सेटिस्फेक्शन के चलते मिट्टी में मिला दिया। अमन की बातें सुनकर वैशाली भी आशा से कहती है, जीजू सही कह रहे हैं आशा, तूने अपनी ही इज्जत को लोगों के सामने गिरा दिया, साथ ही और लड़कियों की भी। तेरी वजह से जो लड़कियां सही भी होती हैं उनको भी लोग गलत समझेंगे। शर्म आनी चाहिए तुझे इस हरकत पर। वैशाली अब तू भी गेट लॉस्ट, बोथ ऑफ यू। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आशा को उनका समझाना और गुस्सा दिलवाता है और वो अपनी साइड से मीडिया वालों को बुलाकर झूठा स्टेटमेंट देती है कि उस टैक्सी ड्राइवर और उसके दोस्त ने उसे मारा पीटा और घसीटा था। पर घटना वाली वीडियो सभी लोगों के पास सोशल मीडिया के जरिए फैल जाती है। पुलिस स्टेशन में पुलिस भी वीडियो देखती है और तहकीकात कर पता लगाती है कि रघु की कोई गलती नहीं थी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है और हर जगह रघु के सपोर्ट के लिए आवाज उठाई जाती है। रघु के इंटरव्यू के लिए एक सोहन नाम का रिपोर्टर आता है, जो कि उससे पूछता है, रघु जी, सारी घटना लोगों के सामने आ चुकी है, साथ ही आपको बेवजह जेल जाना पड़ा, कितना कुछ सहना पड़ा इन दिनों, बताइए, हमारी जनता जानना चाहती है, बताइए इन्हें। सर, कुछ लाइंस में मैं सारी घटना बताना चाहूंगा। वो ये है, बीच चौराहे में बेइज्जत हुआ, क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं था? पलट के तो उत्तर मैं भी दे सकता था, पर कानून हमारे लिए समान नहीं था। वो मारती गई, मैं सहता गया, क्या गलती थी मेरी, मैं यही कहता गया। वो क्रोध की आग में झुलस रही थी, नारी शक्ति का नाम लेकर मुझ पे अत्याचार कर रही थी। अगर कानून हम दोनों के लिए एक जैसा होता, फिर मैं उसे बताता आत्मसम्मान को खोना कैसा होता है। ये कहकर रघु रोने लगता है, पर सोहन उससे कहता है, रघु जी, हम समझते हैं आपका दुख, हम आदमियों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, हम आदमियों को हमेशा सहना पड़ता है, हमारी गलती ना हो तब भी हमें अपनी गलती माननी पड़ती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि लड़की की इज्जत करो, आदर करो, लेकिन लड़कियों को कोई ये नहीं कहता कि लड़कों की आदर करो। वैसे आप मुआवजे के रूप में क्या चाहते हैं उस लड़की से? सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा टैक्सी ड्राइवर हूँ, पैसा या कोई मुआवजा नहीं चाहिए मुझे, बस मेरा आत्मसम्मान, मेरी इज्जत मुझे वापस चाहिए, और मेरी टैक्सी का जो नुकसान हुआ है वो उस मैडम को भरना होगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। रघु का ये इंटरव्यू अब सभी जगह वायरल हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जोर शोर से हल्ला मचा के उस लड़की को माफी मांगनी चाहिए। ये सारी न्यूज आशा घर बैठे देख रही थी, जो ये सब देखकर टीवी बंद करके कहती है, माफी? और मैं कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस तुच्छ से ड्राइवर से तो माफी मैं कभी नहीं मांगूंगी। आशा, अब भी तुमको समझ नहीं आया कि तुम्हारी इस हरकत से चारों ओर तुम्हारी ही बेइज्जती हो रही है? समझ जाओ, अब भी वक्त है। चारों तरफ से लोगों की नफरत और अपने पति के बोल आशा के दिलो दिमाग पर असर करने लगे और उसने अपनी गलती की माफी मांगने के लिए मीडिया को बुलाकर सबके सामने रघु से माफी मांगी। साथ ही उसको उसकी टैक्सी तोड़ने का हर्जाना देने के लिए भी मिलने को कहा। अगले दिन रघु अपने दोस्त के साथ आता है, वो उसको पैसे देकर एक बार फिर माफी मांगती है, जिस पर रघु कहता है, लड़के भी चाहते हैं कि लड़कों की भी इज्जत हो, उनकी भावनाओं को भी लोग समझे। यही गुजारिश करता हूँ मैं आपसे कि अगली बार गुस्सा आए तो गुस्से को शांत करके देख लीजिएगा पहले, वरना आपके कारण एक बेकसूर सरेआम बदनाम हो जाएगा। रघु की इस बात से आशा का सर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद वो कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराती। रघु को भी अपनी खोई हुई इज्जत सबके सामने ही वापस मिल जाती है। इसके साथ ही लोगों के सामने ये बात भी साफ हो जाती है कि लड़के भी लड़कियों के समान ही इज्जत के हकदार होते हैं। दीक्षा और रुचि रिश्ते में तो ननद भाभी थे। दीक्षा तो अपनी ननद रुचि को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी।
उसकी छोटी बड़ी सब चीजों का ध्यान रखती, लेकिन रुचि अपनी भाभी दीक्षा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि दीक्षा जब भी रुचि को कुछ गलत करते हुए देखती तो उसे टोक दिया करती और उसे समझाने की भी कोशिश करती, जो चीज रुचि को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर बहस हुआ करती। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय दीक्षा और उसका पति समीर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी रुचि कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर वहाँ आती है और अपने भाई से कहती है, क्या बात है भाई, आज आप इतनी जल्दी रेडी हो गए? ऑफिस जाने के लिए कोई जरूरी काम है क्या? हाँ रुचि, वो मुझे ऑफिस के काम से एक मीटिंग के लिए दूर जाना है और अगर जल्दी जाऊंगा तो ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा और जल्दी पहुंच जाऊंगा वहाँ पर, इसलिए जल्दी उठ गया। और तुम बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? भाई पढ़ाई तो एकदम मस्त चल रही है, बस एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। इस बार भी तो अच्छे नंबर लेकर आना है मुझे। वो तो तुम ले ही आओगी, मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है। तुम मेहनत करो, दिल लगाकर पढ़ाई करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अब कॉलेज क्यों जा रही हो? अब तो तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तुम्हारी क्लासेस भी खत्म हो चुकी हैं, तो फिर तुम कॉलेज क्यों जा रही हो? मैं सोच ही रही थी कि अब तक इन्होंने टोका क्यों नहीं। ये भाभी नहीं सौतन बन गई है मेरी खुशियों की। जब से ये शादी करके मेरे घर आई है ना, तब से अपने ही घर में जेल वाली फीलिंग आती है। भाभी, वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था, अभी सुबह ही मेरी फ्रेंड आरती का कॉल आया है, तो मैं भूल ही गई थी। लेकिन रुचि, तुम्हारे हाथ में तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं, तो तुम सबमिट क्या करवाओगी कॉलेज में? अरे छोड़ो यार, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, उसे कब क्या करना है ये अच्छी तरह से पता है। तुम भूल रही हो कि जब तुम्हें मैं शादी करके इस घर में लेकर आया था तब रुचि बच्ची थी, अब नहीं, अब वो बड़ी हो गई है। इसीलिए ये सीआईडी की तरह सवाल पूछना बंद करो। रुचि, तुम जाओ कॉलेज, वरना देर हो जाएगी। चलो, भगवान का शुक्र है जान बची। समीर के कहने पर रुचि मन में इतना कहकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही समय के साथ रुचि और दीक्षा के रिश्तों में सुधार आने की जगह उनके रिश्ते और खराब होते जाते हैं। समय बीतता है, तभी रुचि अपनी फ्रेंड आरती के घर जाने का बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड अमित के साथ घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी सहेली आरती उसके घर आती है और हॉल में बैठी उसकी भाभी दीक्षा से कहती है, हेलो भाभी, कैसी है? और रुचि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, मुझे उससे कुछ काम था। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और रुचि के बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। आप ये क्या कह रही है भाभी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी कुछ देर पहले रुचि तुम्हारे घर जाने का ही बोलकर यहाँ से गई है, और अब तुम यहीं आकर रुचि के बारे में पूछ रही हो। इसका मतलब वो तुम्हारे घर नहीं गई, और अगर वो तुम्हारे घर नहीं गई तो कहाँ गई है? हे भगवान, आज तो रुचि फंस गई। मैंने इसको इतनी बार बोला है कि अगर मेरा नाम लेकर कहीं जा रही है बाहर, तो कम से कम मुझे बता तो दिया होता। अब मैं इसकी सौतन भाभी को क्या जवाब दूं? क्या हुआ आरती, तुम कहाँ खो गई? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। रुचि तुम्हारे साथ नहीं है क्या? नहीं नहीं भाभी, वो मेरे साथ ही थी। वो तो मैं ये चेक कर रही थी कि आप रुचि से कितना प्यार करती हो। ऐसे इसके गायब होने की खबर सुनकर आप कैसा बर्ताव करोगी? ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है? आरती, निकल ले चुपचाप। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। आरती इतना कहकर घबराते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके हाव भाव देखकर दीक्षा को उस पर शक होता है, जिसके बाद दीक्षा रुचि को कॉल करती है, लेकिन रुचि अपनी भाभी की कॉल रिसीव नहीं करती। कुछ देर बाद शाम के समय जब रुचि घर आती है, तभी दीक्षा उससे कहती है, रुचि, आज तुम पूरे दिन कहाँ थी? सच बताना। भाभी, आपको बताकर तो गई थी मैं अपनी फ्रेंड आरती के घर गई थी। सच में भाभी, उसके घर में उसके साथ पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अच्छा, ये पागल तुम किसी और को बनाओ, मुझे नहीं। अगर तुम आरती के साथ उसके घर थी तो वो तुम्हें ढूंढते हुए हमारे घर क्यों आई थी? सच बताओ, कहाँ और किसके साथ गई थी, वरना अच्छा नहीं होगा। बस बहुत हो गया आपका भाभी, भाभी ही बनकर रहिए, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करिए। जब से इस घर में आई हैं आप, तब से मेरी खुशियाँ, मेरी आजादी, हर चीज की सौतन बन गई हैं। इस समय पर आप पर न एक ही टाइटल मैच करता है, भाभी बनी सौतन। रुचि, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। हाँ तो बड़ी बनकर ही रहिए ना, ज्यादा मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत कीजिए। रुचि इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ दीक्षा अपनी ननद रुचि के ऊपर हद से ज्यादा शक करने लगी थी। तभी एक रोज वो किसी काम से रुचि के कमरे में जाती है
और पैक किया हुआ सूटकेस रखा देखकर रुचि से सवाल करती है, लेकिन रुचि उसकी बात को टालकर वहाँ से चली जाती है, जिससे दीक्षा का शक और बढ़ जाता है। तभी एक रोज मार्केट से लौटते समय वो अपनी ननद रुचि को किसी लड़के के साथ कॉफी शॉप में बैठकर बातें करता देखती है, जिसके बाद वो उनके पास जाकर कहती है, अच्छा, तो तुम्हारी कॉलेज की क्लासेस यहाँ लग रही है। कॉलेज का बहाना करके यहाँ इस लड़की के साथ घूम रही हो। उसके बाद अगर तुमसे कुछ पूछो तो तुम उस जगह मुझे ही उल्टा सुना देती हो। और क्या टाइटल देती हो तुम मुझे? हाँ, भाभी बनी सौतन। भाभी धीरे बोलिए, अभी आप घर जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप गलत समझ रही हैं। अब भाभी आप मुझे जानती नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। आप गलत समझ रही हैं हमें। हम तो यहाँ। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। पहले अपने पति की प्यारी बहन के कारनामों की खबर उनको तो दे दूं। आप मेरी बात तो सुनिए पहले। देखिए, यहाँ तमाशा मत करिए, मैं बोल रही हूँ आपको। तमाशा तो अब होकर ही रहेगा। शक तो मुझे तुम पर पहले से ही था कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैं तो सिर्फ सबूत और सही समय का इंतजार कर रही थी। दीक्षा इतना कहकर अपने पति समीर को कॉल करके बुलाती है और उसे रुचि से जुड़ी सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद समीर दीक्षा को शांत करवाते हुए उससे कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ और घर चलो, उसके बाद हम बात करते हैं। आप कैसे बातें कर रहे हैं? आपकी बहन किसी लड़के के साथ बैठी मिली है, उसके कमरे में सामान से भरा सूटकेस रखा हुआ है, उसके बाद आप मुझे शांत करवा रहे हैं। अरे अपनी आंखों से अपनी बहन की प्यार की पट्टी उतारिए और देखिए आपकी बहन आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर किसी लड़की के साथ भागने वाली है। दीक्षा की सारी बातें कॉफी शॉप में खड़े और भी लोग सुन रहे थे, जो उन्हें देखकर हंसते हुए आपस में बातें कर रहे थे। सबके सामने अपनी फैमिली की इंसल्ट होते देखकर दीक्षा की बातें सुनकर समीर को बहुत गुस्सा आता है और वो दीक्षा के ऊपर चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है, इंसल्ट मेरी बहन नहीं तुम करवा रही हो। सबके सामने मेरी फैमिली का तमाशा बनाकर अपनी आंखों से शक की पट्टी उतार कर देखो जरा। रुचि ने कुछ गलत नहीं किया। ये लड़का मेरे दोस्त का भाई है और मुझे इन दोनों के बारे में पहले से ही सब पता है। ये लोग कहीं भागने वाले नहीं है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। और जो सूटकेस आपने देखा उसमें गर्मियों के कपड़े पैक थे, क्योंकि अब ठंड हो गई है। आप मुझे हर चीज के लिए टोकती रहती हैं, गलत सोचती रहती हैं, इसलिए मैंने हमेशा आपसे चीजें छुपाई। और आज भी भाई के कहने पर ही मैं इन्हें भाई से मिलवाने लाई थी। हम उन्हीं का वेट कर रहे थे, तब तक आपने आकर इतना तमाशा कर दिया। आपको अपने दिए हुए संस्कारों पर इतना भरोसा तो रखना ही चाहिए ना भाभी। अपने सभी घर वालों की बात सुनकर दीक्षा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद दीक्षा रुचि से उसके ऊपर हद से ज्यादा पाबंदी लगाने और शक करने और उसके बारे में गलत सोचने के लिए माफी मांगती है। साथ ही दोबारा फिर कभी उस पर शक न करने का वादा करती है। निशा की नई नई शादी हुई थी। शादी का दूसरा ही दिन था। सुबह निशा की सास निशा को पहली रसोई की रस्म करने के लिए कहती है, जिस पर कांता अपनी बहू से कहती है, बहू सुन, आज तेरी पहली रसोई है, लेकिन अपनी इस रसोई में तुझे करीब 15 लोगों के लिए हलवा बनाना है। अब इतना सुनते ही निशा के तो होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगती है, ना जाने ये कैसी रस्म है। मैंने तो सोचा एक कटोरा ही हलवा बना लूंगी, लेकिन यहाँ तो सालों से भूखे बैठे हैं। 15 जनों के लिए हलवा, बाप रे बाप। मेरी तो शादी सफल हुई समझो आज के हलवे के बाद। अब निशा हलवा बनाने जाती है। जहाँ वो देखती है कि इतनी ही सूजी में हलवा बनाना है, तो उसे घबराहट होने लगती है, जिस मारे वो चीनी की जगह नमक ही हलवे में डाल देती है। और जैसे ही सब खाते हैं, सब हलवे का बहुत मजाक उड़ाते हैं। नमकीन हलवा भी भला कभी हुआ है? अब किया भी क्या जा सकता था। बेचारी निशा की सास कांता उसे सुनाने लगती है, बहू तुझसे काम नहीं होता, पहले बता देती ना। ये काम चोरी मुझे अच्छी नहीं लगती। जाकर बर्तन पड़े हैं वो साफ कर ले। हलवे का तो तूने सत्यानाश ही कर दिया। अब बर्तन ध्यान से धो लियो। वो माँ जी, मैंने कभी इतने लोगों का खाना बनाया नहीं ना, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ क्यों नहीं, मैं तो जैसे शादी से पहले हलवाइयों के साथ काम करती थी। बहू शादी के वैसे अभी 15 ही दिन हुए हैं, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। दरअसल मुझे पोता पोती के साथ खेलने का बहुत मन कर रहा है। जल्दी ही मुझे दादी बनवा दे। तो माँ जी, मैंने कौन सा किया है? तभी तो चीनी की जगह उसमें नमक डल गया। अब देर रात जब अमन घर आता है, तब निशा अपने पति अमन से कहती है, जी सुनिए ना, ये शादी ब्याह तो हो गया, अब हनीमून पर कब जाएंगे?
क्या कहा? हनीमून? नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। पहले ही ऑफिस की इतनी छुट्टी हो गई है, अब और कहीं नहीं जा सकता मैं। तो हनीमून का क्या? हम हनीमून नहीं मनाएंगे? तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। शादी ब्याह हनीमून इन सब को छोड़ो, मुझे सुबह टाइम पर उठना है और ऑफिस जाना है मुझे। अब ये सुनकर पल पल निशा के संजोए सपने टूट रहे थे। वो शादी से पहले सोच रही थी शादी के बाद कितनी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशी ऐसी मिलेगी। अब निशा भी अपनी शादी की बर्बादी की शुरुआत से दुखी होकर सो जाती है। अब जैसे ही निशा सुबह उठकर किचन में खाना बना रही थी, तभी निशा की सास कांता किचन में आती है और कहती है, मेरी बहू निशा से कोई भी काम नहीं करवाएगा। वो पेट से है और उसे आराम की जरूरत है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर निशा बोलती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुरंत ही वो मन में अपने पति को कोसते हुए सोचती है, एक तो मेरी शादी के बाद फूटी किस्मत, ऊपर से माँ जी जले पर नमक छिड़क रही हैं। इनके बेटे को तो हनीमून तक पर नहीं जाना, और इधर मेरी सास ने तो दादी बनने के लिए सपने सजा लिए। पहले मेरे सपने तो पूरे हों, इनके सपनों की बारी तो बाद में आएगी। अब निशा काम करने में लग जाती है, और तो और वो सुबह से ही घर के काम में लगी होती है। ना उसे अपने खाने का ख्याल रहता है और ना ही उसे थोड़ा आराम मिलता। कांता भी बहुत सारा काम बताकर घर से निकल जाती है और दोपहर को घर में औरतों के साथ गप्पे लगा कर आती है। जब देर रात निशा की माँ का कॉल आता है तो निशा अपनी माँ को रोते हुए कहती है, माँ, मेरी शादी नहीं बर्बादी हुई है। मुझे दिन से रात हो जाती है काम करते हुए, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी आराम नहीं मिलता। लगता है मैं काम करते करते ही मर जाऊंगी। अब पता चला कि कैसा होता है ससुराल में काम करना। कितनी बार तुझे सुबह उठाते हुए कहती थी कि निशा काम कर ले, रोटी बनाना सीख ले, लेकिन नहीं, अब भुगत। इतना बोलकर निशा की माँ भी निशा का फोन कट कर देती है और फिर निशा उदास मन लेकर खुद से कहती है, मुझे अगर पता होता शादी करना इतनी बड़ी बर्बादी है तो मैं शादी ही नहीं करती, सारी जिंदगी कुंवारी रह जाती। अब अगली सुबह निशा घर का काम कर रही होती है, तभी निशा का पति अमन घर आता है और वो अपनी माँ और पत्नी से कहता है, मैं शाम को घर जल्दी आ जाऊंगा, आप दोनों तैयार हो जाना और सामान भी पैक कर लेना। और सुनो, ज्यादा नहीं, बस 5 दिनों के ही कपड़े रखना। ये सुनकर निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बहुत खुश हो जाती है। साथ ही मन सोचती है, चलो अच्छा है, कुछ समय के लिए सही, इस घर और घर के कामों से तो छुटकारा मिलेगा। और इसी खुशी के साथ वो तैयार भी हो जाती है। देर शाम को जब सब घर से निकलते हैं और अमन अपनी बीवी को जब अपनी मौसी के घर पहुंच जाने के बाद कहता है, निशा, माँ, आ गया मासी का घर, चलो जल्दी। इतना सुनने के बाद अब निशा मन में कहती है, कब से पूछ रही हूँ इस इंसान से कहाँ जा रहे हैं हम, तो मेरे को कह रहे हैं सरप्राइज। अब पता चला अपने रिश्तेदारों के घर लाने को भी सरप्राइज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हर कोई हमें रोमांस करते हुए देखकर एकदम से आकर सरप्राइज करेगा। अब क्या सोच रही हो, ये माँ की बड़ी बहन का घर है और उनकी लड़की की शादी है। तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि कहीं घुमा कर लाओ, तो लो, अब जी भर कर घूमो यहाँ। जी जी बिल्कुल, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। कितनी अच्छी जगह लेकर आए हैं आप मुझे। जान से मार देने का मन कर रहा है मेरा इस आदमी को, लेकिन ये रिश्ते, ये मेरा पति है, बस इसकी ही कदर कर रही हूँ। निशा आई तो मेहमान बनकर ही थी, लेकिन उसकी इज्जत शादी के घर में कौन ही करता, काम तो खुद करना ही पड़ता है। अब हर कोई ना कोई उसे नया काम कहने लगा था। ये देखकर निशा मन ही मन में कहती है, जिंदगी खराब होकर रह गई मेरी शादी के बाद। बताओ, घर के कामों से थोड़े दिन आराम मिलता, तो अब ये हुआ मेरे साथ कि मुझे और बुरी तरह शादी में और घर में फंसा दिया। यहाँ तो बैठने क्या, पलक झपकाने तक का भी समय नहीं है। शादी का घर था, निशा को काम तो करना ही था, लेकिन अचानक निशा को काम करते हुए चक्कर आ जाते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि निशा गर्भवती है, वो भी 2 महीने की। अब कांता अपनी बहू को देखते हुए सबसे कहती है, हाँ हाँ, निशा बिल्कुल काम नहीं करेगी। अरे तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बताना। निशा को जब ये सुनने को मिलता है कि उसे आराम करने को मिलेगा, तो वो बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, क्या बात है, अब तो आराम ही आराम है,
पहले पता होता तो शादी से पहले भी प्रेग्नेंट हो जाती, लेकिन ये सही भी तो नहीं होता ना। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब शादी से वापस आने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है और एक दिन उसे पेन शुरू हो जाता है। वो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय तो कर रही थी, लेकिन उसे कभी कभी दर्द भी होता था। पहले शादी का घर, फिर घर की जिम्मेदारियां, अपना घर छोड़कर दूसरे के घर आना, ये सब एक सपने जैसा लगने लगा था निशा को, क्योंकि औरतों की जिंदगी इतनी भी आसान तो नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। और निशा भी अब धीरे धीरे जीना सीख रही थी परिस्थिति के मुताबिक। और एक रोज वो अपनी माँ से बातें करते हुए कहती है, माँ, आज पता चला आपने हमारे और पापा के लिए क्या कुछ खोया है। कैसे औरतें शादी के बाद जीती हैं, ये हर माँ को अपने बच्चे को बताना चाहिए। माँ, दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।